नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। हम आज से एक प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सोशल साइंस के प्रश्नों को प्रतिदिन हम आज प्रैक्टिस सेट 1 है, फिर 2, 3 ऐसे करके आएगा, मिसलेनियस तौर पर देखेंगे। जो 5 टॉपिक हैं आपके सोशल साइंस के, उन 5 टॉपिक्स जो प्योर टॉपिक्स हैं, यानी कि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान, इनको देखा जाए तो इसमें कुछ हिस्सा सोशल साइंस का है। बाकी ये 5 टॉपिक प्योर हैं, तो इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये सवाल आपके लिए बिल्कुल नए होंगे और बाकी जो सवाल हैं वो तो रहेंगे ही। तो इनको हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो हम बैच कर रहे हैं, सोशल साइंस का हो चाहे जीएस प्लस सोशल साइंस का हो, उसमें तो हम अभ्यास लगातार करा रहे हैं। जो भी पढ़ाई होती है, पढ़ाई के बाद अभ्यास होता है, पढ़ाई के बाद फिर अभ्यास, यही क्रम ऐसा चलता रहता है। फिर बाद में जो टेस्ट होगा, टेस्ट में तो प्रैक्टिस होगी ही। तो ये बैच जो जीएस और सोशल साइंस दोनों का एक साथ है, या फिर ये बैच जो केवल सोशल साइंस का है, या फिर नोट्स और टेस्ट का ये हमारा एक प्रोग्राम है। ये 10 सक्सेस प्रेप ऐप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमको, और हमारे साथ तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए बिना किसी दूरी के शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्वास्थ्य सांख्यिकी में उपयोग की जाने वाली तकनीक भौगोलिक रूप से भारित प्रतिगमन, जियोग्राफिकली वेटेड रेग्रेशन, GWR का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये ज्योग्राफी का सवाल है। ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका क्या उत्तर देंगे, बताइए। पहला है महामारी के एस आकार के वृद्धि वक्र की समय सीमा की भविष्यवाणी करना। दूसरा है विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिणामों के निर्धारक कैसे भिन्न होते हैं, इसका परीक्षण करके स्थानिक विषमता को मापना। तीसरा है कि मरीजों की केवल आर्थिक स्थिति और बीमा डेटा का विश्लेषण करना। चौथा है दूरी क्षय के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग में होने वाली रैखिक दूरी की गणना करना। जो स्वास्थ्य सांख्यिकी में उपयोग की जाने वाली GWR की बात हो रहा है, ये यानी कि जियोग्राफिकली वेटेड रिकग्निशन की बात हो रहे हैं, तो ये विभिन्न जो GWR है ये उन्नत सांख्यिकीय उपकरण है, एक तो ये जानिए। लेकिन ये उन्नत स्थानिक सांख्यिकीय उपकरण ये होता है। पारंपरिक जो प्रतिगमन मॉडल हैं उनकी सीमाओं को ये दूर करता है, उनकी जो लिमिटेशंस थी उनको ये दूर करता है। ये मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि जो स्वास्थ्य परिणाम होते हैं उनके निर्धारकों के बीच जो संबंध है वो भौगोलिक स्थान के साथ बदल सकते हैं। तो ये मॉडल विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिणामों के निर्धारक कैसे भिन्न होते हैं इसका परीक्षण करके स्थानिक विषमता को, यानी स्पेशियल हेट्रोजेनिटी को मापने का काम करता है। ठीक है, तो GWR का जो उपयोग है वो GIS के साथ स्थानिक डेटा के विश्लेषण के लिए प्रभावी ढंग से किया जाता है। GWR GIS के साथ उपयोग में आता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये माइक्रो लेवल स्वास्थ्य योजना जब बनाई जाती है कोई माइक्रो लेवल की, तो माइक्रो लेवल की जब भी कोई स्वास्थ्य योजना बनाई जाएगी, लक्षित हस्तक्षेप होगा, तो उसको विकसित करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कथन कारण का ये सवाल है। पहला इसका जो स्टेटमेंट है कि आधुनिक स्वास्थ्य भूगोल में मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोग संचरण की ट्रैकिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा में अत्यधिक प्रभावी उपकरण सिद्ध हुई है। और दूसरा है कि स्थानिक डेटा संग्रह और रोगी ट्रैकिंग तकनीकों का उपयोग पूर्णतः विवाद मुक्त है, क्योंकि इससे निजता कानूनों से जुड़ी कोई भी चुनौती उत्पन्न नहीं होती है। मोबाइल ट्रैकिंग और डिजिटल तकनीक ने वास्तविक समय में रोगी की निगरानी को संभव तो बना दिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। जैसे अब ट्रैकिंग सही से की जा रही है तो वो जाहिर सी बात है, रोग संचरण की ट्रैकिंग प्रणाली है, और अगर ये ट्रैकिंग सही से हो जाएगी तो रोगों की निगरानी को संभव ही इसने बना दिया है। लेकिन स्थानिक डेटा संग्रह और रोगी ट्रैकिंग तकनीकों का उपयोग जो है ये पूर्णतः विवाद मुक्त है, ये बिल्कुल गलत है। इससे निजता कानूनों, यानी कि जो प्राइवेसी लॉज हैं, उनसे जुड़ी कोई भी कानूनी चुनौती उत्पन्न नहीं होती है, ये भी गलत है। तो पहला तो सही है, अभिकथन ए सही है, लेकिन कारण आर इसका जो है वो गलत है। कई देशों ने
इसको अलाउ ही नहीं किया है। कई देशों ने तकनीकों के प्रयोग को लेकर निजता कानूनों के उल्लंघन को कानूनी रूप से चुनौती दी है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया विवाद मुक्त नहीं है, बल्कि ये विवाद युक्त प्रक्रिया है, विवादों में उलझी रहने वाली प्रक्रिया है। बात समझे? इसके प्रति जो प्रतिक्रियाएं इसके विरोध में आती हैं, उसमें यही निजता का हनन है ना। भाई आप हमारे डेटा को ले रहे हैं, तो विवाद तो होना इसमें निश्चित है। तो अगला सवाल है, उसको देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जॉन स्नो द्वारा 19वीं सदी के लंदन में किए गए ऐतिहासिक कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जॉन स्नो के द्वारा जो लंदन में ऐतिहासिक शोध किया गया, ऐतिहासिक कार्य किया गया, तो सर्वाधिक उपयुक्त। उन्होंने पहली बार दूरी छह सिद्धांत का उपयोग करके अस्पतालों का निर्माण किया। दूसरा है, उन्होंने हैजा के स्रोत की पहचान के लिए रोग के मामलों का स्पेशियल मैपिंग यानी कि स्थानिक मानचित्रण किया, जिसने महामारी नियंत्रण की दिशा बदल दी। अगला है कि उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल के भूगोल में टेलीमेडिसिन के प्रारंभिक मॉडल को प्रारंभ किया। और अगला है कि उन्होंने सिद्ध किया कि स्थानिक प्रसार में एस आकार वक्र कभी लागू नहीं होता है। जॉन स्नो को एपिडेमियोलॉजी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। मियोलॉजी का इनको फादर कहा जाता है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ये जॉन स्नो है। एक सवाल ये तैयार कर लीजिए। बात है 1854 की। 1854 19वीं सदी की बात हो रही है। 1854 लंदन में हैजा पीड़ितों के घरों का मानचित्रण इन्होंने किया था। उसकी क्या की थी इन्होंने? मानचित्रण यानी कि मैपिंग का काम इन्होंने किया था। और उन्होंने जब विश्लेषण किया तो उनको पता चला कि अधिकांश मामले ब्रॉड स्ट्रीट पंप के पास केंद्रित थे। एक ब्रॉड स्ट्रीट पंप था, उसके पास मामले केंद्रित पाए गए। जब ये मामला पता चला तो इससे ये सिद्ध हो पाया था कि जो हैजा है वो प्रदूषित पानी के कारण फैलता है, दूषित जल के कारण ये फैलता है। जब ये चीज हुई तो उन्होंने पहले ये मान्यता थी कि खराब जो हवा होती है, खराब जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, खराब हवा का मतलब वायु प्रदूषण के कारण ये फैल रहा है, जिसको मियास्मा कहते थे। मियास्मा का मतलब, अगर मियास्मा शब्द आपसे पूछा जाए तो इसको कहते हैं खराब हवा, प्रदूषित हवा, तो इसके कारण फैलता है। ये मान्यता, ये सिद्धांत गलत साबित हुआ। ठीक है, तो अब जब नया डेटा आया तो जो अब हम पॉलिसी बनाएंगे, हेल्थ पॉलिसी बनाएंगे, कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसमें इसकी भूमिका क्या हो जाएगी? महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इसने पूरा क्या किया? महामारी नियंत्रण की दिशा को चेंज कर दिया। स्वास्थ्य नीतियां बदलने लगी, क्योंकि पहले हम इसको मियास्मा, खराब हवा के कारण मान रहे थे। बाद में पता चला कि नहीं, खराब हवा के कारण नहीं है, ये प्रदूषित जल के कारण हो रहा है। ये इतना ही नहीं पता था। तो ये जॉन स्नो के कारण ये संभव हो पाया था। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए। बायोमेडिकल मॉडल, जैव मनोसामाजिक मॉडल, सैली ई टेलर और जॉर्ज एंजल। और यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है, ये सूची मिलाने के लिए न्यूनीकरणवादी दृष्टिकोण, होलिस्टिक प्रतिमान, संज्ञानात्मक अनुकूलन सिद्धांत, 1977 का प्रस्ताव, इसको सुमेलित करना है। बायोमेडिकल जो मॉडल है ये न्यूनीकरणवादी दृष्टिकोण है। बीमारी को केवल शारीरिक या रासायनिक असंतुलन के रूप में ही ये देखता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच लेके नहीं चलता है। तो इसका तो एक हो जाएगा। समग्र होलिस्टिक जो प्रतिमान है ये जैव मनोसामाजिक मॉडल है, बायोसाइकोसोशल मॉडल। अंग्रेजी आप पढ़ेंगे तब भी समझ में, और जैव मनोसामाजिक मॉडल, तो ये दो हो जाएगा। ये होलिस्टिक अप्रोच है। कॉग्निटिव एडाप्टेशन थ्योरी, संज्ञानात्मक अनुकूलन सिद्धांत, ये टेलर का है, सेली ई टेलर का। ठीक है, और ये जो 77 का प्रस्ताव है ये जॉर्ज एंजल है ना। जॉर्ज एंजल ने पारंपरिक चिकित्सा मॉडल की सीमाओं को चुनौती दी थी। पारंपरिक चिकित्सा मॉडल की सीमाओं को चुनौती देके एक नया प्रतिमान इन्होंने स्थापित किया था। तो ये चौथा हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। जोसेफ मटाराजो की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य मनोविज्ञान के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
जोसेफ मटाराजो ने जो परिभाषा दी, तो उन्होंने स्वास्थ्य मनोविज्ञान व्यवहारिक आदतों और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है, इस बात को जब आगे बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण इसमें सबसे प्रमुख है। एक इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जो संवर्धन है और दूसरा रोग निवारण है, रोग निवारण, ये दोनों चीजें ये सबसे प्रमुख इन्होंने मानी। इन्होंने कहा कि ये क्या है, ये सबसे प्रमुख है, इसको सबसे प्रमुख इन्होंने माना। उन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र है ये चिकित्सकों और रोगियों के बीच संचार और स्वास्थ्य प्रणालियों के विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। जैसे सर्जरी एक विशुद्ध बायोमेडिकल और नैदानिक प्रक्रिया है, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य मनोविज्ञान का जो लक्ष्य है वो चिकित्सा प्रणाली की अधिक मानवीय और अधिक प्रभावी रूप में जो चिकित्सा प्रणाली कार्य करेगी, ऐसी व्याख्या करना, ऐसी बात करना। ये विशुद्ध रूप से जैविक शल्य चिकित्सा करना, ये इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये स्वास्थ्य मनोविज्ञान नहीं है। ये क्या है, इन्होंने कहा कि ये जैसे शल्य चिकित्सा का उदाहरण दिया इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि ये क्या है, ये विशुद्ध प्योर बायोमेडिकल है। ये क्या है, प्योर बायोमेडिकल है। ये हेल्थ साइकोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी की बात करेंगे तो ये उसमें नहीं आएगा। ये बात इन्होंने कही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के प्रति मनोवृत्ति को एक जटिल कॉम्प्लेक्स प्रणाली क्यों माना जाता है, एक जटिल प्रणाली क्यों माना जाता है? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो जटिलता का अर्थ है किसी विषय के प्रति कई उप दृष्टिकोण का होना। जब आप कोई मतलब पर्सपेक्टिव लेते हैं तो उसमें सब पर्सपेक्टिव आ जाए, सब पर्सपेक्टिव आ जाए, कई मतलब ये उप विषय इसमें आ जाए। स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं है। जैसे आप कहें कि कोई स्वस्थ है, वो हेल्दी है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो केवल बीमारी के अभाव की बात हो रही है। स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कल्याण को भी उसमें शामिल करना। जब शारीरिक रूप तौर पर वो मजबूत हो, मानसिक तौर पर भी मजबूत हो, सामाजिक तौर पर भी वो मजबूत हो, तब स्वस्थ माना जाएगा। इसी कारण से जो परिभाषा जब ये ली गई तो केवल कम्युनिकेबल डिजीज को ही नहीं, मेंटल हेल्थ को भी उसमें लिया गया, मेंटल हेल्थ को भी उसमें शामिल किया गया। जैसे एक व्यक्ति रोज अच्छे से व्यायाम करता है, उसकी भोजन की आदतें अच्छी हैं, वो सही से भोजन करता है, सुपाच्य भोजन करता है, बहुत इधर उधर अगड़म बगड़म तला भुना ये सब नहीं खाता है, तनाव प्रबंधन भी अच्छे से उसका है, तो वो समाज में भी अच्छा योगदान देगा, वो अपने शरीर को भी अच्छा रखेगा। तो सारी दृष्टियों से आप देखेंगे, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण से, तो जब ये सारी बातें एक में जुड़ती हैं तो एक पूरी मनोवृत्ति प्रणाली बनती है। अगर अलग अलग विचार हैं तब तो नहीं, लेकिन एक अगर आपस में जुड़ गए तो एक मनोवृत्ति प्रणाली बनती है। तो जो जटिल मनोवृत्ति यानी कि जो कॉम्प्लेक्स प्रणाली है, मनोवृत्ति को एक जटिल प्रणाली क्यों माना जाता है? क्योंकि आमतौर पर जीवन के महत्वपूर्ण और बहुआयामी लक्ष्यों से ये जुड़ी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें शारीरिक फिटनेस, मानसिक शांति और पोषण जैसे कई अंतर संबंधित दृष्टिकोण शामिल होते हैं। क्योंकि केवल बीमारी का अभाव ये स्वास्थ्य नहीं माना जा सकता। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। सुमेलित करने का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कर्षण, कर्षण वायलेंस अंग्रेजी में कहते हैं। एक्सट्रीमनेस, ये चरमता है, ये बी ऑप्शन। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता, और सेंट्रलिटी यानी केंद्रीयता। अब इसको सुमेलित करना है। कर्षण क्या है? कर्षण ये बताता है कि आप किसी वस्तु के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। व्हाट इज योर व्यू? आप इसके पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। जैसे कोई बात मैंने कही, मैंने कोई बात कही, तो आप उसके पक्ष में हैं या उसके विपक्ष में हैं। बात समझ में आ रही है? ये कर्षण है। इसको थोड़ा सा मैं इतना बड़ा कर सकता हूं। ये कर्षण है।
एक्सट्रीमनेस की बात, अगर चरमता की बात करें तो ये मनोवृत्ति की तीव्रता को स्केल के अंतिम छोर, बहुत अधिक या बहुत कम, अंतिम छोर दोनों तरीके के होते हैं। आप बहुत खुश हैं तब भी खुशी के अंतिम छोर में हैं, और आप बहुत दुखी हैं तो दुख के अंतिम छोर पे हैं। तो चाहे बहुत कम की बात करें चाहे बहुत अधिक की बात करें, और जटिलता की बात जब होती है तो ये व्यक्ति की जानकारी की मात्रा, जो व्यक्ति उस मनोवृत्ति वस्तु के बारे में जो देखता है, जो वस्तु के बारे में जो मनोवृत्ति रखता है, कैसे उस वस्तु को देखता है, मनोवृत्ति क्या है उसकी। और जो केंद्रीयता की बात है तो मनोवृत्ति के महत्व को दर्शाती है, यानी कि मनोवृत्तियां मतलब दर्शाती है जो अन्य मनोवृत्तियों को प्रभावित करती हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। तो कर्षण को आप सुमेलित करिए, मनोवृत्ति की दिशा सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ कैसे है। जैसे हमने कहा ना कि किसी वस्तु के पक्ष में आप हैं कि विपक्ष में हैं। चरमता को आप करेंगे ये मनोवृत्ति कितनी तीव्र या गहरी है, और जटिलता की बात आप करेंगे तो कई अंतर संबंधी दृष्टिकोणों का एक विस्तृत जाल आपको मिलेगा। और केंद्रीयता, व्यक्ति के संपूर्ण मनोवैज्ञानिक तंत्र में केंद्रीयता की भूमिका होती है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर भी सब सुमेलित दिया हुआ, याद कर लीजिए। किसी भी विषय को अगर आपको समझना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उस विषय की टर्मिनोलॉजी को पकड़ना। अगर आप टर्म्स सीख गए उस विषय के, आप समझने लगे, टर्म्स सीखने के बाद आप समझने लगेंगे तो सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। रटने से कुछ चीज़ें तैयार हो सकती हैं, समझने से रटा हुआ भी याद रहता है और सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। अगला सवाल है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान में एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, मनोवृत्ति वस्तु का क्या अर्थ है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। मनोवृत्ति वस्तु क्या है स्वास्थ्य मनोविज्ञान में। तो मनोवृत्ति, कभी आपसे अगर कहा जाए कि मनोवृत्ति शून्य है, तो मनोवृत्ति कभी शून्य नहीं होती है। मनोवृत्ति हमेशा किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है। लक्ष्य मतलब कोई विचार, जैसे स्वच्छता के बारे में आप बात कर रहे हैं, व्यक्ति के बारे में जैसे डॉक्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं, या क्रिया के बारे में जैसे स्वास्थ्य में देखा जाए तो वैक्सीनेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आप चाहे सैनिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, टीकाकरण या वैक्सीनेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान में स्वास्थ्य स्वयं एक प्रमुख मनोवृत्ति के तौर पर है। और इस वस्तु का मूल्यांकन, मतलब व्यक्ति जो है वो किसी वस्तु का मूल्यांकन अपनी मान्यताओं और अनुभवों के आधार पर करता है। किसी के लिए ये पेन किसी काम की नहीं है और मेरे लिए बड़ी उपयोगी है। बच्चे के लिए खिलौना हो सकता है, कबाड़ी के लिए इसका 1-2 रुपये का मूल्य भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। तो वस्तु के प्रति व्यक्ति का व्यवहार सकारात्मक है, नकारात्मक है, कैसा है। तो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति जिसके प्रति मनोवृत्ति रखी जाती है, उसी को मनोवृत्ति वस्तु के नाम से जाना जाता है। उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, या परिस्थिति भी। अब बाकी इस पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे करने का टाइम नहीं है, है ना। यहाँ पे समय सीमाएं होती हैं। अगला जो प्रश्न है, मिशेल फूको की नैदानिक दृष्टि द क्लिनिकल गेज के तहत डॉक्टर रोगी को एक संपूर्ण मानवीय इकाई के बजाय केवल एक रोगग्रस्त अंग या विकृति के रूप में देखते हैं। दूसरा है कि फूको का मानना था कि चिकित्सा ज्ञान वस्तुतः शक्ति, पावर का एक रूप है जिसका उपयोग समाज में रोगी के शरीर को नियंत्रित, अनुशासित और परिभाषित करने के लिए किया जाता है। फूको की एक किताब है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक। ये जो किताब है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ये नैदानिक चिकित्सा के विकास का विश्लेषण करने वाली किताब है। नैदानिक दृष्टि रोगी को उसके सामाजिक और भावनात्मक अस्तित्व से अलग कर एक केस बना देती है। इसमें यह कहते हैं कि जो बीमार व्यक्ति है, जो रोगी है, तो वो एक केस बन जाता है। क्या बन जाता है? एक केस बन जाता है।
और चिकित्सा ज्ञान डॉक्टरों को ये विशिष्ट अधिकार देता है कि वो तय करें कि वो सामान्य है या असामान्य है, सामान्य क्या है, असामान्य क्या है। और ये शक्ति वह सूक्ष्म रूप है जो आधुनिक समाज में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, और ये वही शक्ति है समाज में रोगी के शरीर को कंट्रोल करने का, रोगी के शरीर को डिसिप्लिन में रखने का, और पेशेंट बॉडी अनुशासित, मतलब अनुशासित रखने के साथ साथ परिभाषित करने के लिए, है ना, तो डिफाइन करने का, डिफाइन द पेशेंट बॉडी, है ना, डिसिप्लिन में रखने का, कंट्रोल करने का। तो टू कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड डिफाइन द पेशेंट्स बॉडी, ये काम कौन करेगा? ये डॉक्टर करेगा, ये उसका पावर है, और समाज ने ये पावर उसको दे रखा है। दोनों बातें सही है, इसी कारण से यह है। तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक दूसरे की व्याख्या ये कर रहे हैं। चलिए, बीमार की भूमिका, लांछन, व्याधिजनक प्रभाव और स्वास्थ्य का बाजारीकरण। आपको बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो जो बीमार की भूमिका है, इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन याद रखिएगा। टैलकॉट पार्सन्स का नाम याद है, सोशियोलॉजी वाले लोगों को याद होगा। तो बीमार की भूमिका व्यक्ति को जिम्मेदारियों से मुक्त करती है, सामाजिक कर्तव्यों से अस्थायी मुक्ति प्रदान कर देती है। लांछन, ये इरविंग गॉफमैन की थ्योरी है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, इरविंग गॉफमैन की थ्योरी है। स्टिग्मा, लांछन, कलंक, है ना, जैसे HIV, कुष्ठ, तो इसके कारण जो सामाजिक बहिष्कार होता है, इरविन गॉफमैन ने लांछन को उस कलंक के रूप में, यानी कि बिगड़ी हुई सामाजिक पहचान का प्रबंधन, इससे सामाजिक जो बहिष्कार होता है उसका कारण ये बनता है लांछन। और व्याधिजनक प्रभाव की अगर हम बात करें तो व्याधिजनक प्रभाव ये इवान इलिच याद रखिएगा, इवान इलिच ने लैट्रोजेनेसिस की जो बात हो रही है, इसके माध्यम से तर्क दिया था कि चिकित्सा हस्तक्षेप कभी कभी लाभ से अधिक नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो चिकित्सा प्रणाली द्वारा जो उत्पन्न रोग होते हैं, यानी कि चिकित्सा प्रणाली जनित ये समस्या हो जाती है, पूरी प्रणाली है। जैसे कोविड के समय आप देखेंगे, कोई नॉर्मल व्यक्ति भी हॉस्पिटल जाए, वहाँ पर रह जाए, तो वो नुकसान ही पहुँचेगा। और स्वास्थ्य का बाजारीकरण, ये स्वास्थ्य का मुनाफे की वस्तु के रूप में बदलना, है ना। तो ये जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि स्वास्थ्य का बाजारीकरण, तो 1, 2, 3, 4 ये सब सही हो जाएंगे। लाभ केंद्रित उद्योग बन गया स्वास्थ्य पूरा, वो कल्याण पे ध्यान नहीं देता है। अगला जो प्रश्न है, बस यही प्रश्न है, अगला कोई प्रश्न नहीं है। तो आगे हम ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी आपको अगर बहुत व्यवस्थित अध्ययन करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, देखिए पढ़ने के लिए एक बहाना चाहिए। पढ़ने के लिए किताबें होना भर काफ़ी नहीं होता है। पढ़ने के लिए आपको डेली एक घुट्टी मिलनी चाहिए कि ये टारगेट मिलना चाहिए कि ये काम करना है। एक क्लास आनी चाहिए कि आपको ये पढ़ना है। अब इतनी भी क्लास नहीं आ जानी चाहिए कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं और नया कुछ कर ही ना पाएँ। तो डेली टारगेट मिलता रहे, डेली मोटिवेशन मिलता रहे, डेली आप पढ़ते रहे, डेली आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, और एक अच्छा मटेरियल होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का समाधान हमारे इस बैच में है, जिसमें GS और साथ में हम सोशल साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें केवल सोशल साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। तो जिनको जो ज़रूरत जैसी महसूस हो रही हो, और जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनका स्तर आप देखिए। क्लास में मैं इस स्तर तक अध्ययन आपको कराऊंगा जिससे कि आपको इन प्रश्नों को करने में कोई दूर दूर तक दिक्कत ना हो। तो आप अपने हिसाब से जो भी बैच चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। 10 सक्सेस प्रेप ये हमारा ऐप है, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिन पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, और इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे बैच के डेमो क्लासेस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।